गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 पार्ट 1। अब निसर्ग देवता का नियम अनुभव हो रहा था। एक नई कोंपल वृक्ष को फूटती है, वह पत्ते का रूप लेती है और रूप बदलने के साथ साथ रंग भी बदलती है, और वही नन्ही सी कोंपल एक बड़े पत्ते में परिवर्तित हो जाती है, और बाद में वह पत्ता भी बड़ा होता है, पीला पड़ता है, और बाद में अपना जीवन समाप्त होने पर झाड़ से गिर पड़ता है, और गिरा हुआ पत्ता उसी वृक्ष की खाद बन जाता है और फिर एक दिन नई कोंपल के रूप में जन्म लेता है। यानी इस प्रकार से निसर्ग देवता का चक्र चलता रहता है। आत्मा का भी ऐसा ही होता है। जब कभी आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति का समय आता है तो वह आत्मा शरीर के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। भूतकाल के बंधन मनुष्य को सदैव बांधे ही रहते हैं। भूतकाल छूटे बिना उज्जवल भविष्य की भवन की नींव रखी नहीं जा सकती है। आध्यात्मिक प्रगति तो वास्तव में एक नव निर्माण है। वास्तव में संपूर्णतः रिक्त होना ही प्रगति की नींव है। सभी लोग आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं पर रिक्त होना नहीं चाहते। एक बंधन छूटा तो दूसरा पकड़ लेते हैं। वे बंधनों को स्वयं ही पकड़े रहते हैं और हम जकड़ गए हैं ऐसा सोचते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव है। ऐसा मेरा भी स्वभाव था। मैं समाज को छोड़ भी नहीं पा रहा था और समाज में रह भी नहीं पा रहा था। न रिश्तेदारों को छोड़ पा रहा था और न उनके साथ रह पा रहा था। जो मैं स्वयं न कर सका था वह तब गुरु कृपा में ही संभव हुआ था। उस दिन मैं इस समाज को, रिश्तेदारों को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर मेरे परिवार को लेकर जा रहा था। कहाँ वह पता नहीं था। दूर, खूब दूर, जहाँ सैकड़ों मीलों तक कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। ये सारे बंधन आज गुरु की करुणा में छूट पाए थे। अब तो केवल एक ही लक्ष्य था, आगे और आगे। लेकिन कितना आगे यह पता नहीं था। अब एक नया स्थान था, नई बस्ती थी, नए लोग थे, नया वातावरण था। कहीं भी कोई परिचित नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। जीवन की एक नई शुरुआत हो रही थी। जब सुबह पत्नी व बच्चे जागे तो वे बस के बाहर का नज़ारा देखकर दंग हो गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बादल उनसे आकर टकरा रहे थे। हरे हरे पहाड़ों पर नीले नीले बादल, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हरे हरे पहाड़ नीले नीले बादलों का घूंघट ओढ़े हुए थे। वातावरण में भी काफी ठंड थी। पत्नी के मुख से अचानक ही शब्द निकला, अद्भुत है। आप हिमालय की वादियों का जो भी वर्णन करते थे यह तो उससे भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। सारी सड़क ही टेढ़ी मेढ़ी थी। बस चलाने वाले को कभी कभी आगे की सड़क दिखती ही नहीं थी। सड़क पर इतने अधिक मोड़ थे। सभी और हरियाली ही हरियाली थी। बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिन पर कई लताएं चढ़ी हुई थी। बीच में उन जंगलों में एक आधा बांस से बना हुआ मकान दिख जाता था। वह भी जमीन से 10 फीट ऊंचा ही रहता था। बांस की दीवारें होती थी, घास की छत होती थी। सभी मकान एक जैसे ही दिखते थे। तभी अचानक बस एक चेक पोस्ट पर रुक गई। यह भाग चीन देश के एकदम करीब था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील था। फिर सभी लोगों की जांच हुई।
इस भाग में जाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक थी। उन्हें गुवाहाटी के प्रमुख कार्यालय द्वारा जारी किया हुआ नियुक्ति पत्र दिखाया गया, तब हमें भीतर जाने की अनुमति मिली। सभी लोगों के पास एक विशेष प्रकार की इनर लाइन पास थी। लग रहा था मानो कोई विदेश यात्रा कर रहे थे। वास्तव में देश अपना ही था, पर यह सब सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। जैसे ही मैंने उस प्रदेश में प्रवेश किया, मन में अचानक विचार आया, आज मैं गुरु कृपा में गुरु के राज्य में प्रवेश कर रहा हूँ, और गुरु राज्य में तो सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग कर ही प्रवेश किया जा सकता है। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन गुरु सानिध्य पाने के लिए सर्वस्व खोना पड़ता है। जब अपना सर्वस्व खो देते हैं, तभी अपनी शरीर रूपी गागर संपूर्ण रिक्त हो जाती है, और फिर गुरु कृपा का अमृत गागर में पड़ना प्रारंभ होता है, और फिर शरीर शरीर नहीं रह जाता, अमृत कलश बन जाता है। मुझे तो 4-4 दिनों तक प्रवास की आदत थी, लेकिन पत्नी व बच्चों को नहीं थी, इसलिए वे थक गए थे। फिर भी उस वातावरण में सभी प्रसन्न हो गए थे। प्रकृति के इतने सुंदर नज़ारे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। वे सभी मंत्रमुग्ध होकर प्रकृति के नज़ारे बाहर देख रहे थे। बाहर का वातावरण अलग था, लोग अलग थे। वहाँ के लोग पहाड़ी थे, छोटे कद काठी के, लेकिन कसा हुआ बदन होता था, छोटी छोटी आंखें होती थी, गोरा रंग होता था। केवल 4 पेटियों में सारा गृहस्थी का आवश्यक सामान था। बाकी सब छोड़कर बांटकर अचानक यहाँ आए थे। गुरु राज्य में आए थे, गुरु सानिध्य में आए थे। इस स्थान से हिमालय पास पड़ता था। मेरी साधना स्थली पास पड़ती थी। वहाँ पर लोक संख्या न के बराबर थी। देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम यहाँ पर ही था। इसी कारण न कोई उद्योग थे और न कोई प्रदूषण था। सारा भूभाग प्रदूषण मुक्त था। एखादे हिल स्टेशन पर थोड़ा भाग प्रदूषण मुक्त रहता है, यहाँ पर तो सभी और ही प्रदूषण मुक्त वातावरण था। इसी कारण सभी को बड़ा प्रसन्न लग रहा था। स्वयं मेरे लिए भी यह भाग एकदम नया था, क्योंकि यहाँ पर बस्तियाँ थी और यह भूभाग एकदम एक और था। इसीलिए मैं स्वयं भी यहाँ पर कभी नहीं आया था। प्रायः मैं अनावश्यक घूमता नहीं था और बस्तियों से सदैव दूर ही रहने का प्रयास करता था। दोपहर होने को थी और हम एक गांव को पहुँचे जो एक बड़ी सड़क के दोनों तरफ बसा हुआ था। गांव का नाम था लगुन और यहाँ पर एक मिलिट्री का स्कूल था। मैं बच्चों को और सामान को लेकर बस स्टैंड पर ही खड़ा रहा। पत्नी नियुक्ति पत्र लेकर स्कूल गई और 1 घंटे के बाद एक क्वार्टर की चाबी लेकर वापस आई। बाद में हम उस मकान पर पहुँचे तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्वार्टर में पलंग, टेबल, कुर्सियाँ, पंखे, अलमारियाँ थी। क्वार्टर सभी फर्नीचर से युक्त ही था। क्योंकि हम तो केवल 4 पेटियाँ ही लेकर पहुँचे थे, पर गुरु कृपा में यहाँ सब कुछ था। बिजली, पानी, सभी व्यवस्था थी। 3 बेडरूम का अच्छा क्वार्टर था। 4 दिनों के प्रवास के बाद यहाँ पहुँचने पर बच्चे भी थक गए थे। उन्हें मानो लग रहा था कि वे किसी दूसरे ही देश में आ गए थे। और रात के समय जल्दी खाना खाकर हम सब सो गए। और फिर धीरे धीरे सब कुछ, सारा घर संसार बस गया। और यह सब इतनी आसानी से हो रहा था कि प्रत्येक पल यह महसूस हो रहा था कि गुरु के राज्य में आने पर गुरु शक्तियाँ अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रही थी। गुरुदेव ने इस राज्य में आने का आदेश दिया था और हम उनकी आज्ञा से इस राज्य में आए थे, क्योंकि
गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। मेरा गुरु पर संपूर्ण विश्वास था और परिवार का मुझ पर पूरा विश्वास था। गुरुदेव ने मेरे अपने जन्मस्थान से, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिचितों से इतने हजारों मील दूर जाने का क्यों आदेश दिया, यह तब समझ में नहीं आया था। लेकिन उनके आदेश पर संपूर्ण श्रद्धा रखकर मैंने उसका पालन किया था, क्योंकि गुरुदेव ही मेरे लिए भगवान थे। लेकिन वहाँ जाने पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी हो तो अपनी इच्छा छोड़नी पड़ती है। अपनी स्वयं की कोई इच्छा ही नहीं होती है। सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। सब लोगों के चित्त से छुपकर साधना करनी होती है, क्योंकि जितना आप अपने रिश्तेदारों से, परिचितों से दूर रहेंगे, उतना ही उनका चित्त भी आप पर नहीं रहेगा और आपका भी उन पर नहीं रहेगा। और इस प्रकार जब आप अपने शरीर से अलिप्त होते हो तो धीरे धीरे चित्त से भी अलिप्त होने लगते हो। अब वहाँ पर लोग नहीं थे, ऐसा नहीं था। लोग थे पर वे परिचित नहीं थे। वे मुझे जानते नहीं थे और न मैं उन्हें जानता था, और इसीलिए मेरा चित्त उनमें और उनका चित्त मुझ पर जाने का प्रश्न ही नहीं था। वहाँ जाने पर चित्त को एक प्रकार की स्थिरता अनुभव हो रही थी। आसपास सब आदिवासी समाज था जो स्वयं प्रकृति से जुड़ा हुआ था। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि यह किसी गहरी साधना की शुरुआत थी। मैं महसूस कर रहा था कि मैं समाज में होने के बावजूद भी समाज में नहीं था। अब तो घर भी एक साधना स्थली सा लगने लगता था। शाम के समय हम सभी मिलकर ध्यान करते थे। हमारे गुरुदेव की छवि तो हमारे पास नहीं थी। हमने एक सफ़ेद कागज़ पर चंदन से ओम लिखकर उसे फ्रेम कर लिया था और उस ओम के फोटो के सामने बैठकर एक घी का दीपक जलाते थे और ध्यान करते थे। फोटो के रहने से बच्चों को भी एकाग्रता करने में आसानी होती थी। बच्चों को उस मिलिट्री स्कूल में ही भर्ती करा दिया था। स्कूल भी काफ़ी बड़ा था। आसपास के पहाड़ों पर भी बस्तियाँ थी। वहाँ से भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आते थे। सभी पहाड़ी आदिवासी बच्चे थे। मिलिट्री के लोगों के भी बच्चे थे। आदिवासी बच्चों में भी पढ़ाई का रुझान देखकर अच्छा लगता था। मैं घर में रहकर खाना बनाता था, घर का काम करता था। पत्नी और बच्चे स्कूल जाते थे। शाम के समय हम सब पास के नदी के किनारे घूमने जाते थे। एक माह में ही सब कुछ अच्छा व्यवस्थित हो गया था। गुरु के राज्य में आने पर सब कितना आसान हो गया, उसका अनुभव हो रहा था। मैं परिवार को और परिवार मुझे अधिक समय दे पा रहा था, क्योंकि हमारा बाहर किसी से कुछ संबंध ही नहीं था। एक छोटी सी दुनिया बन गई थी। कभी कभी मैं शाम के समय सब्जियां लेने बाजार जाता था। शाम 4 बजे ही अंधेरा होने लगता था और सुबह 4 बजे ही बाजार खुल जाते थे, क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय जल्दी होता था। वहाँ पर सभी लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। मेन रोड पर ही लगी हुई मिलिट्री की स्कूल में वो मेन रोड से ही संलग्न थी और उसके पीछे ही स्कूल के कर्मचारी निवास थे, यानी स्टाफ की कॉलोनी जैसी ही थी। सभी के घर एक जैसे ही थे। सरकारी होने से सभी के घरों में फर्नीचर भी एक जैसा ही था। सभी के घरों में समानता थी। प्रत्येक घर के पर्दे अलग होते थे और प्रत्येक घर के सदस्य अलग होते थे। बस ये पर्दे व घर के नंबर अलग थे, बाकी सब सामान था। बड़ा अच्छा वातावरण कॉलोनी में था। वहाँ पर लोगों को केवल 2 प्रकार से पहचाना जाता था। जो वहाँ के आदिवासी थे उन्हें पहाड़ी लोग कहते थे, और जो बाहर से आए थे वे मैदानी लोग या बिहारी लोग कहलाते थे।
जो लोग स्थानीय नहीं थे उन्हें वहाँ के लोग बिहारी कहते थे, भले ही वे बिहार प्रांत के नहीं होते थे। वास्तव में वहाँ बिहारी लोग ही अधिक आए हुए थे, इसलिए उन्होंने सभी बाहर से आने वाले को बिहारी कहना प्रारंभ किया, जबकि बाहर से आए हुए लोगों में बंगाल, यूपी, केरल के भी लोग काफ़ी संख्या में थे और महाराष्ट्रियन केवल हम ही थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो नागपुर से सीधे आते थे वे सभी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ही होते थे। वहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार काफ़ी था। वनवासी परिषद, कल्याण आश्रम नाम की संस्थाओं से वे कार्यरत थे। वे उन संस्थाओं के माध्यम से वहाँ के लोगों को देश के अन्य लोगों के साथ जोड़े रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। वहाँ विवेकानंद आश्रम भी कार्यरत था। उसमें भी काफ़ी महाराष्ट्रियन अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहाँ रहते रहते मेरी सभी से पहचान हो रही थी और धीरे धीरे मेरी वहाँ की जानकारी बढ़ रही थी। मैं कभी इतनी घनी आदिवासी बस्तियों के बीच नहीं रहा था। वह भाग हिमालय की तलहटी में आता था। वहाँ पर कहीं और इतनी घनी बस्ती नहीं थी, पर गांव के आसपास पहाड़ों पर कई बस्तियाँ थीं। वे लोग सवेरे आते थे और शाम को पहाड़ों पर वापस चले जाते थे। मिलिट्री के बच्चों के लिए उनकी गाड़ियाँ छोड़ने व लेने आती थी। बाकी बच्चे स्वयं ही पैदल आते थे। छोटे छोटे गोरे गोरे सुंदर बच्चे स्कूल के परिधान पहनकर आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे छोटी छोटी लड़कियों को देखकर अधिक अच्छा लगता था कि हमारे देश में छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाली लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही है। शिक्षा का प्रसार देश के लोगों की अज्ञानता को दूर करता है। देशवासी जितने शिक्षित हो उतना अच्छा है। लड़कियां शिक्षित होगी तो स्त्री शक्ति शिक्षित होगी और स्त्री शक्ति विकसित होगी तो परिवार विकसित होगा और परिवार विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। सुबह तो स्कूल की ही दौड़ भाग होती थी। पत्नी दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती थी और बाद में वह स्वयं भी जाती थी। शाम को ही हम काफ़ी आराम से बातें करते थे। मैं तो दिन भर घर में ही रहता था। वह शाम को मुझे स्कूल में क्या हुआ वह बताती थी। उसने उसके सहकर्मियों का इतना वर्णन किया था कि तब तक मैं भी सबके बारे में जान चुका था। हम और बच्चे शाम के समय एकत्र मिलकर ध्यान करते थे। वह शाम का ध्यान नियमित था। उस समय कहीं नहीं जाते थे। किसी को भी उस समय घर पर नहीं बुलाते थे और हम कहीं भी रहे हो तो भी उस निश्चित समय वापस आ ही जाते थे। यह सब लोगों के लिए एक कुतूहल का विषय था कि ये लोग ध्यान करते हैं यानी क्या करते हैं, किस पद्धति से ध्यान करते हैं, इनके गुरु कौन है इत्यादि। ध्यान करते हैं इसलिए ये लोग एकदम शांत रहते हैं, सदैव खुश व समाधानी रहते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से निरीक्षण कर रहे थे। एक दिन रात में काफ़ी समय तक पत्नी कोई रजिस्टर तैयार करते बैठी थी और मेरा सोने का समय हो रहा था। मैं थोड़ा नाराज़ हो रहा था कि घर में भी क्या काम लेकर आती है, जल्दी सो नहीं रही है तो कल जल्दी उठेगी कैसे। और मैंने उसे अचानक पूछा, यह क्या कर रही है? उसने कहा, कल स्कूल में क्षेत्रीय अधिकारी गुवाहाटी से आने वाले हैं। वे आज शाम कार से निकल भी चुके थे। कल हमारे यहाँ परीक्षण के लिए आ रहे हैं। तो अचानक ही मेरा चित्त उस अधिकारी पर गया। कौन आने वाले हैं? तो मालूम हुआ वे नहीं आने वाले हैं। तो मेरे मुंह से अचानक निकला, कल वे नहीं आ रहे हैं। पत्नी बोली, वे तो आज शाम निकल भी चुके हैं। मैंने कहा, लेकिन वे कल यहाँ पहुँचेंगे नहीं, कल देखना
बेकार ही परेशान हो रही है। लेकिन फिर उसने झग कर अपना रजिस्टर पूरा किया। वह बोली, थोड़ा सा बचा है, खत्म ही कर लेती हूँ, और अपना कार्य समाप्त कर अगले दिन के लिए निश्चित होकर सो गई। दूसरे दिन स्कूल में भी सभी सहकर्मियों की हड़बड़ चल रही थी। जिस किसी का कार्य पूर्ण नहीं था वह घबराए हुए थे। तब पत्नी के मुख से अचानक ही निकल गया, वे अधिकारी आज नहीं आ रहे हैं। वह सहकर्मी बोले, सारी स्कूल में तैयारी चल रही है। पत्नी बोली, आज वे नहीं आएंगे ऐसा इन्होंने कल बताया था। और धीरे धीरे यह बात सारे स्कूल में फैल गई कि मैंने बताया था कि वे आज नहीं आएंगे। मेरे लिए सभी के मन में वह भाव था जो एक संत के प्रति होता है, और अगर मैंने कहा है नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। स्कूल में दोपहर तक एक कश्मकश का वातावरण था। 50 मील दूर की स्कूल से उनका फोन आया, आ रहा हूँ। यहाँ पर सब लोग तैयार होकर बैठ भी गए थे। उनके स्वागत की सभी तैयारियां भी हो गई। लेकिन 1 घंटे के बाद उनका फोन आया, अति व्यस्तता के कारण वे वापस गुवाहाटी जा रहे हैं, वे आज नहीं आ सकते हैं। घटना छोटी सी थी, पर उसका सारे स्टाफ पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मुझ में कोई आध्यात्मिक शक्तियां है और वे एकदम सटीक भविष्यवाणी करती है। सारे स्टाफ में यह एक चर्चा का विषय बन गया था। तो हम लोग कैसे ध्यान करते हैं, इसके बारे में सभी में अचानक ही जिज्ञासा निर्माण हुई। वहां पर गए हुए लोग एकाकी थे। उन्हें किसी मार्गदर्शन की, सहारे की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां आसपास बाकी सभी लोग आदिवासी ही थे। तो धीरे धीरे लोग मेरे पास अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर आने लग गए। अधिकतर समस्याएं मानसिक ही थी। आर्थिक दृष्टि से सभी ठीक ठाक ही थे, क्योंकि वहां पर सभी को पहाड़ी भत्ता मिलता था, यानी दुगुनी तनख्वाह मिलती थी। मेरी पत्नी को भी तनख्वाह 2 गुनी मिलती थी। प्रायः सभी लोग अपने बुजुर्ग लोगों से बिछड़े हुए थे, इसीलिए उन्हें ही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। अपना मन खोलकर बोलने की आवश्यकता होती थी। तो मेरे पास आते और दिल खोलकर बातें करते थे और हल्के होकर वापस लौटते थे। और मैं सोचता था, मैं तो यहाँ फालतू ही रहता हूँ। थोड़ा समय देकर अगर किसी को मानसिक शांति मिलती है तो बुरा क्या है। सामान्यतः सभी लोग समय लेकर आते थे और मैं ऐसा समय देता था जो मेरे लिए खाली था। इसीलिए सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मालूम पड़ा, हमारे सामने का एक छोटा बंगले नुमा क्वार्टर खाली हो रहा था। उसे उसके कोने में होने के कारण कोई लेना नहीं चाहता था, और दूसरा, अगर जंगलों से हाथियों का हमला हुआ तो वह किनारे का क्वार्टर तोड़ेंगे, इस डर से भी वहाँ कोई रहने नहीं चाहता था। और हमें ध्यान साधना की दृष्टि से अधिक उपयुक्त लग रहा था, क्योंकि उसकी केवल एक दिशा पश्चिम में एक और क्वार्टर था। बाकी तीनों दिशाओं में बगीचा बनाने के लिए खुली जमीन थी। पूर्व में नदी थी, दक्षिण में पहाड़ थे और उत्तर में एक मैदान था जो सड़क से लगा हुआ था। उस घर में आने के लिए मैदान से होकर आना पड़ता था। पूर्व की ओर द्वार है तो रोज हम सूर्योदय का आनंद भी मिलेगा। यह सोचकर हमने वह क्वार्टर ले लिया। इस क्वार्टर में तीनों ओर बगीचा बना सकेंगे, यह सोचकर हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसकी रिपेयरिंग और रंग रोगन का काम होने के बाद हम वहाँ शिफ्ट हो गए। सब कुछ सरकारी खर्चे से ही हुआ। सभी क्वार्टर मिलिट्री के थे, वही सभी क्वार्टरों का रख रखाव करती थी। बाद में घर का सभी सामान व्यवस्थित रूप से जमा कर बाद में मैं पत्नी से बोला, मुझे यहाँ आकर काफ़ी समय हो गया है। अब मैं ध्यान साधना के लिए एकांत में जाना चाहता हूँ, क्योंकि अधिक लोगों का चित्त मेरे ऊपर आ रहा है। सभी लोग
समस्याओं के लिए मेरे पास आ रहे हैं। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा रहने दो। जब यहाँ से हिमालय पास ही है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर मैं हिमालय की ओर चल दिया। मेरे जीवन में हिमालय का क्या आकर्षण था वह मैं बता नहीं सकता, और कभी कभी तो लगता है कि मेरा हिमालय के साथ पूर्व जन्म का ही संबंध रहा होगा। मैं सपनों में भी स्वयं को अधिकतर हिमालय में पाता हूँ। मुझे घर से निकले 8 दिन हो गए थे। अब सारी बस्तियाँ पीछे छूट गई थी। किसी अज्ञात लक्ष्य की ओर मेरी पदयात्रा चल ही रही थी। कहाँ जाना है वह भी पता नहीं था, क्यों जाना है वह भी पता नहीं था। इतना पता था कि कहीं पहुंचना है, क्योंकि मैं कहीं भी पहुंचा हुआ नहीं था और चल रहा था। यानी वह स्थान जहां पहुंचना है वह बाकी था। रास्ते में कुछ चाय के बागान लगे थे, अब वे भी पीछे छूट रहे थे। चाय के बागान बड़े सुंदर लग रहे थे। चाय की पत्तियां हरी हरी चमकदार थी और झाड़ ही एक प्रकार से एक लाइन में लगाए गए थे। उन झाड़ों की ऊंचाई 4 फीट रही होंगी, लेकिन सभी एक जैसे होने के कारण बड़े सुंदर लग रहे थे। मीलों तक वे चाय के बागान फैले हुए थे और सड़क की दोनों तरफ ही फैले हुए थे। बीच में वह सड़क थी। कई जगह उन बागानों के बीच से भी छोटी छोटी पगडंडियां निकलकर सड़क से आकर मिल रही थी। मीलों तक यही दृश्य था। रात होने वाली थी। वहाँ एक झाड़ था। उसी के नीचे विश्राम करने का मन किया तो वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर से एक चौकीदार आया और उसने मुझसे पूछताछ की और वह आग्रह करके अपने झोपड़े में ले गया। उसका झोपड़ा पास ही में था। वह चाय के बागान का चौकीदार अच्छा अनुभवी किसान था। बाद में रात के समय ऐसे ही बातें करते बैठे थे तो उसने बताया, हमारे बागान की सारी चाय पत्तियाँ विदेश भेजी जाती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छी कीमत मिलती है। वे चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं, सुखाते हैं और एक फैक्ट्री में सुखाकर पैक कर कलकत्ता भेज देते हैं। वहाँ इनका एजेंट उन्हें विदेश में बेचने का कार्य करता है। विदेश में उन चाय की पत्तियों की अधिक मांग है। जिन चाय के बागानों में केमिकल का प्रयोग ना किया गया हो, इसीलिए हमारे बागान में हम केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसीलिए हमारे चाय के बागान की पत्तियों को अच्छे दाम भी मिलते हैं। जब चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं तभी यहाँ कुछ मजदूर आते हैं, बाकी समय यहाँ कोई नहीं आता। मैं अकेला ही यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ की देखभाल करता हूँ।